आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग तरंग गति वेव मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तरंग गति में सबसे पहले हम जानते हैं कि तरंग क्या होता है, वेव्स क्या होते हैं। आप सभी शांत जल में तालाब के पत्थर का टुकड़ा फेंके होंगे। जब पत्थर का टुकड़ा आप तालाब के बीच में फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि एक लहर जैसी वहाँ जहाँ फेंका गया पत्थर है वहाँ से उत्पन्न होता है और तालाब के किनारे छोर तक वो जाता है। ये जो लहर उत्पन्न हो रही है जिसे हम डिस्टरबेंस कहते हैं, इसी को हम तरंग नाम देते हैं। इस भौतिकी में तरंग नाम देते हैं। अब देखिए, जब शांत जल में हम पत्थर का टुकड़ा फेंके तो फेंकने के कारण वो जल एक भौतिक माध्यम हुआ। उसमें एक क्या हुआ, डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ, एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ। और जिस तरह से वो विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है वो उसी तरह से एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती चली गई है और इसको हम तरंग कहते हैं। तो हम तरंग की परिभाषा में लिख सकते हैं, किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ का बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ना तरंग कहलाती है। अब जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि जल जो है, तालाब का जो जल है, ये एक भौतिक माध्यम है। तो अब ये देखते हैं कि भौतिक माध्यम का होना आवश्यक है। तो मुख्य बिंदुओं पर हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमको मुख्य बिंदु मिल रहे हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इम्पॉर्टेंट थिंग्स होंगे। तरंग के संचरण के लिए भौतिक माध्यम का होना आवश्यक है। पहला प्रमुख बिंदु होगा, तरंगों के लिए आवश्यक है कि तरंग के संचरण के लिए तरंगें तभी संचरित हो सकती हैं जब भौतिक माध्यम हो। अब जैसे हम लोगों ने भी चर्चा किया कि तालाब के शांत जल में जब एक पत्थर का टुकड़ा फेंका गया तो जिस स्थान पे पत्थर का टुकड़ा फेंका गया वहाँ दब जाएगा, जल का तल वहाँ नीचे हो जाएगा, एक कैविटी बन जाएगी और उस गड्ढे का स्थान लेने के लिए उसके चारों ओर से जल उस गड्ढे में जाएगा। तो जब चारों ओर से जल गड्ढे में जाएगा तो जल का तल जितना था उससे कुछ ऊपर तक भी हो जाएगा। तो अब इसमें हम दो चीज़ जान रहे हैं। एक तो जल उस गड्ढे में क्यों गया, क्योंकि जब गड्ढा बन गया तो उस गड्ढा में जल अपनी माध्यम की प्रत्यास्थता के कारण गया। माध्यम में जो प्रत्यास्था थी उसी के कारण जल किनारे चारों ओर का उस गड्ढे में गया और उसका स्थान लिया। लेकिन भरने के बाद भी जल चारों ओर से और भी जाता रहता है, इसलिए वो अपने तल से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। इसका मतलब ये माध्यम का जड़त्व हुआ, जड़त्व के कारण। तो इस तरह से माध्यम का तो होना आवश्यक ही है और तरंग का जो संचरण हुआ वो उसके लिए दो गुण का भी हो जाना आवश्यक है। ऐसे ही माध्यम में तरंग का संचरण होगा जिस माध्यम में ये दो गुण संभव होंगे। क्या क्या? एक माध्यम की प्रत्यास्था और दूसरा माध्यम का जड़त्व। अब माध्यम की प्रत्यास्था और जड़त्व के कारण जल का जो तल है वो ऊपर उठा, तो अपने स्थान को वो छोड़ नहीं रहा है बल्कि उस जल की सतह से ऊपर और नीचे वो गति कर रहा है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो विक्षोभ है वो क्या हो रहा है, माध्यम के कणों के ऊपर नीचे गति करने के कारण वो आगे बढ़ती जा रही है, जिसको हम तरंग गति कहते हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि तरंगें ये भौतिक माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा ऊर्जा तथा संवेग का संचरण करती हैं, परंतु माध्यम अपने ही स्थान पर बना रहता है। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है। तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं।
और ये हमने अभी आपको बताया ही कि तरंग के संचरण के लिए दो गुणों का होना आवश्यक है, एक माध्यम की प्रत्यास्थता और दूसरा माध्यम का जड़त्व। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसी भी तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। जैसे प्रकाश जो तरंगें होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। अब देखते हैं कि तरंग गति क्या होता है, वेव मोशन। जैसे गति का मतलब हुआ कि चलना समय के सापेक्ष। तो तरंग का चलना, तो तरंग का किसी भी माध्यम में जो चलने की घटना होती है उसको हम तरंग गति कहते हैं। तरंग के किसी माध्यम में चलने की घटना को तरंग गति कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि इस तरंग गति की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। तरंग गति की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो अभी जो हम लोगों ने कि तरंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, उसमें से कुछ गुण जो रहेंगे उनकी विशेषताएं होंगी और कुछ अन्य विशेष बिंदुओं को भी यहाँ चर्चा किया जा रहा है, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे तरंग के संचरण के लिए ऐसे पदार्थिक माध्यम का होना आवश्यक है जिसमें प्रत्यास्था और जड़त्व के गुण हों। ये अभी हमने ऊपर भी चर्चा किया है। तो ये पहला बिंदु हुआ कि ऐसे ही माध्यम में तरंगों का संचरण हो सकता है जिसमें प्रत्यास्था का गुण हो और जड़त्व का गुण हो। दूसरा है, तरंग गति में माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। वे केवल माध्यम स्थिति के उभयता कंपन करते हैं, विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते। ये भी हमने आपको बताया कि माध्यम के कण केवल अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे कंपन करते हैं, वो विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते। तीसरा बिंदु देखते हैं कि कंपन करने वाले कणों की विभिन्न स्थितियों में वेग भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु विक्षोभ का वेग नियत होता है जो केवल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। चूँकि जो कंपन के कण हैं वो विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न वेग होंगे, चूँकि वो अपने माध्य स्थिति के ऊपर नीचे या उभयता ये कंपन कर रहा है, लेकिन विक्षोभ जो है वो एक नियत वेग से आगे बढ़ रहा है। जो विक्षोभ का नियत वेग होगा वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा और वो तरंग की चाल होगी, लेकिन तरंग की चाल ये नियत होगी, जबकि माध्यम के कणों का भिन्न भिन्न स्थितियों में वेग भिन्न भिन्न होगा। फिर देखते हैं कि माध्यम के कंपन करने वाले क्रमागत कणों के कंपन की कला सतत रूप से बदलती रहती है। जो कंपन के कण हैं, क्रमागत कणों के जो कंपन की कला है वो सतत रूप से बदलती रहती है। तरंग गति में यद्यपि माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, परंतु ऊर्जा माध्यम के एक स्थान से और दूसरे भाग की ओर संचरित होता है। छठा पॉइंट देखते हैं, किसी माध्यम में दो अथवा अधिक तरंगें ये एक दूसरे को प्रभावित किए बिना साथ साथ चल सकती हैं। किसी माध्यम में दो अथवा अधिक तरंगें एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ये साथ साथ चल सकती हैं। दो भिन्न भिन्न माध्यमों में पृथककारी तल पर, मतलब दो तल हों और वो एक दूसरे को अलग कर रहे हों, आने वाली तरंगें आंशिक रूप से परावर्तित तथा आंशिक रूप से अपवर्तित होती हैं। जैसे एक माध्यम वायु हो गया, एक माध्यम जल हो गया, तो ये माध्यम वायु और जल एक दूसरे को पृथक कर रहे हैं। अगर वायु से जल में तरंगे जा रही हैं तो उस पृथक्कृत तल पर, मतलब जल और वायु के मिलने का जो तल है, दोनों को जो अलग कर रहा है, उस पर ये आंशिक रूप से परावर्तित भी होती हैं और आंशिक रूप से अपवर्तित भी होती हैं। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इन पर हम आगे चर्चा करेंगे।
तरंगों में व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाएं होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण होता है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये तरंग गति की विशेषताओं के बारे में था। अब हम इनके प्रकार के बारे में जानेंगे कि तरंगों के प्रकार क्या हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स। माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के अनुसार तरंगे दो प्रकार की होती हैं। क्योंकि जब तरंगे संचरित होती हैं तो माध्यम के कण ही कंपन करते हैं, तो इस तरह से माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर, माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक है अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं। जब माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, जैसे तरंग के संचरण की दिशा ये है और माध्यम के कण इस तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे कंपन कर रहे होते हैं, तो इस तरह के जो तरंगे होती हैं उनको हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब देखिए, यहाँ एक ग्राफ द्वारा ये प्रदर्शित किया गया है कि तरंग के संचरण की दिशा ये है और माध्यम के कंपन की दिशा ये है, जिसे हम विस्थापन कह सकते हैं। ये अधिकतम विस्थापन की स्थिति है और ये दूसरी दिशा में अधिकतम विस्थापन की स्थिति है। तो इस तरह से कुछ कण ये है शून्य कंपन की स्थिति में होंगे, कुछ अधिकतम कंपन की स्थिति विस्थापन के रूप में होंगे, अधिकतम विस्थापन अर्थात आयाम प्राप्त करने की स्थिति में होंगे, और कुछ कण इनके बीच में होंगे। इस तरह से कंपन ये करते रहेंगे। तो इनके लिए हम एक ग्राफ अगर लेते हैं इस विस्थापन और तरंग के संचरण की दिशा के लिए, तो हम देखते हैं कि कुछ कणों के लिए इसकी दिशा का कंपन ये है, तो कुछ कणों के लिए नीचे की तरफ है, फिर कुछ के लिए ऊपर की तरफ है। इस तरह से कुछ उभार वाले भाग मिलते हैं और कुछ दबे हुए भाग मिलते हैं। जो ये भाग होते हैं इनको हम कहते हैं श्रृंग, क्रेस्ट, और जो दबा हुआ ये भाग होता है इसको हम कहते हैं ट्रो, गर्त। अब ये हम जानते हैं कि दो क्रमागत श्रृंगों, इसे श्रृंग कहते हैं और इसे गर्त कहते हैं। अगर ये और आगे बना होता तो यहाँ एक गर्त हमें और मिलता। तो दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की जो दूरी होती है इसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब हम अनुप्रस्थ तरंगों के कुछ उदाहरण जान लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें हैं। यदि हम किसी डोरी के एक सिरे को बांध दें किसी दृढ़ आधार से और दूसरे सिरे को पकड़कर ऊपर नीचे करें, तो डोरी में जो उत्पन्न तरंगें होंगी वो भी अनुप्रस्थ तरंगें होंगी। अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में थोड़ा सा कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं जिनमें दृढ़ता होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगें, जैसे अभी तो हमने ये भी जाना था कि तरंगें वहाँ उत्पन्न होंगी जिसमें प्रत्यास्था हो और जिसमें जड़त्व हो। अब थोड़ा सा उनमें भी दो भाग किया गया, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। तो अनुप्रस्थ तरंगें ये केवल ठोस में उत्पन्न होंगी, मुख्य बिंदु होगा आपका। यह द्रव और गैसों में नहीं उत्पन्न होंगी क्योंकि उनमें दृढ़ता नहीं होता है। जिनमें दृढ़ता होगा उनमें ही अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होंगी। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि उनमें दृढ़ता नहीं होती। अभी हमने चर्चा किया कि जिनमें दृढ़ता होगी तो ठोसों में दृढ़ता होती है, उनमें अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होंगी, और गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती क्योंकि इनमें दृढ़ता नहीं होती है।
द्रवों में ये तरंगें द्रव के भीतर बन सकती हैं, नहीं बन सकती हैं, सॉरी, द्रवों में ये तरंगें द्रव के भीतर नहीं बन सकती, केवल उनके तल पर ही बन सकती हैं। जैसे तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जो तरंगें आपको दिखाई देती हैं वो केवल द्रव की सतह पर दिखाई देती हैं, द्रव के भीतर नहीं दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब कि अनुप्रस्थ तरंगें ये द्रव के भीतर नहीं बन सकती, केवल द्रव के तल पर ही बन सकती हैं। आइए दूसरे बिंदु पर देखते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बिल्कुल उसी तरह से हम इसको भी परिभाषित करेंगे, बस उसमें माध्यम के चलने की दिशा के लंबवत ना होकर के माध्यम के कण क्या हों, उसी के अनुदिश, जब उसी के अनुदिश कंपन करते हैं तो हम ऐसी तरंगों को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। जब माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, जब माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं तो तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। जैसे अगर हम एक सिरे पर किसी स्प्रिंग को दृढ़ कर दें और दूसरे सिरे पर थोड़ा सा दबाएं, दबा करके छोड़ दें, तो इस तरह से हम देखेंगे कि कहीं स्प्रिंग दबा रहेगा, फिर स्प्रिंगों के बीच की दूरी बढ़ी रहेगी, फिर दबेंगे, फिर उनमें विरलन होगा, फिर संपीड़न होगा, फिर विरलन होगा। तो यह एकांतर क्रम में देखिए, हम इसी दिशा में तरंग भी चल रही है और इसी दिशा में माध्यम के कण ये क्रमशः संपीड़न और विरलन कर रहे हैं। यहाँ संपीड़न को, कंप्रेशन को C से लिख दिया गया है और रिफ्रैक्शन को, विरलन को R से लिख दिया गया है। तो एकांतर क्रम में संपीड़न और विरलन ये उत्पन्न होता है। यहाँ भी हम देखेंगे कि दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी ये कहलाती है तरंग दैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य तरंगों का जो उदाहरण हुआ वो हम इस तरह से एक स्प्रिंग के लिए अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण दे सकते हैं। अब हम इन अनुदैर्ध्य तरंगों के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। पहला बिंदु, अनुदैर्ध्य तरंगें ये तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, जबकि हमने अनुप्रस्थ में देखा था ये खाली ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगें सदैव अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों का सबसे अच्छा उदाहरण वायु में ध्वनि तरंगें हैं। वायु में उत्पन्न जो ध्वनि तरंगें होती हैं ये कैसी होती हैं, सदैव अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए भी उनके भीतर केवल अनुदैर्ध्य तरंगें ही संचरित हो सकती हैं। आपको बताया गया कि द्रव के भीतर केवल अनुदैर्ध्य तरंगें ही बनेंगी, भले ही सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण हो रहा हो। संपीड़न वाले स्थान पर माध्यम के घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की अपेक्षा अधिक हो जाते हैं। जब संपीड़न होगा तो वहाँ कण पास पास हो जाएंगे, तो ऐसे स्थान पर पास पास होने के कारण घनत्व बढ़ जाएगा, और जब घनत्व बढ़ जाएगा तो घनत्व बढ़ने के कारण दाब भी बढ़ जाता है। तो सामान्य अवस्था की अपेक्षा वहाँ घनत्व और दाब बढ़ जाते हैं। और इसके ठीक विपरीत विरलन वाले स्थान पर कण दूर दूर हो जाएंगे, कण दूर दूर हो जाने के कारण घनत्व घट जाएगा, घनत्व कम होने के कारण दाब भी सामान्य अवस्था की अपेक्षा कम हो जाएगी। तो इस तरह से विरलन वाले स्थान पर माध्यम के घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की अपेक्षा कम रहते हैं। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं इस तरंग के संबंध में कुछ परिभाषाएं। ये देखते हैं तरंग के संबंध में कुछ परिभाषाएं। तरंग के संबंध में कुछ परिभाषाएं। तरंग के संबंध में कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशंस रिगार्डिंग वेव्स।
some definitions regarding waves। तरंग के संबंध में हम कुछ परिभाषाएं जानना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी भी माध्यम में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें ये संचरित होती हैं। ये माध्यम के किसी भी कण के कंपन के कारण उत्पन्न होता है, परंतु कंपन की जो कला होती है वो एक कण से दूसरे कण पर बदलती रहती है और माध्यम के कण ये अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। हम इनमें से कुछ चीज़ों को जानते हैं और कुछ को नहीं जानते हैं। जिन बिंदुओं पर हम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसके बारे में हमने अध्ययन किया है, उसको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं और कुछ बिंदुओं को हम डिटेल से बता दे रहे हैं। जैसे आयाम, आयाम तरंग का आयाम एम्पलीट्यूड क्या है? जब तरंगें संचरित होती हैं तो माध्यम के कण ये कंपन करते हैं, तो अपने माध्य स्थिति से एक ओर जो कण का अधिकतम विस्थापन होता है वो आयाम कहलाता है। माध्यम के कण का अपनी माध्य स्थिति के एक ओर का अधिकतम विस्थापन ये आयाम कहलाता है। इसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक सेंटीमीटर में लिखते हैं। ऐसे ही आवर्तकाल, आवर्तकाल देखते हैं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसे हम लोग कैपिटल टी से लिखते हैं। एक दोलन या एक आवर्त पूरा करने में जो समय लगता है माध्यम के कणों को वो क्या कहलाता है? आवर्तकाल। इसे हम कैपिटल टी से लिखते हैं और इसका मात्रक सेकंड होता है, इसका मात्रक सेकंड है। ऐसे ही आवृत्ति, आवृत्ति को हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एन से डिनोट कर सकते हैं। एक सेकंड में हुए दोलनों या कंपनों की संख्या, एक सेकंड में हुए दोलनों या कंपनों की संख्या ये आवृत्ति कहलाती है। प्रति सेकंड या हर्ट्ज है ना, इसका मात्रक हम लिखते हैं आवृत्ति हो गया। कला, फेस, इसके बारे में ही हम जानते हैं। कला, फेस, इसे हम लोग थीटा से या फाई से डिनोट कर सकते हैं। जैसे सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण हम लोग लिखे हैं y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस थीटा, तो वहाँ जो थीटा है ये कला को प्रदर्शित कर रहा है तो हम थीटा लिख सकते हैं, या कहीं कहीं ये फाई भी लिखा गया है तो ये कोण हुआ। रेडियन इसका मात्रक हम लिख सकते हैं, कला का मात्रक ये रेडियन लिख सकते हैं। कला क्या है? कला तरंग संचरण में किसी भी क्षण उसकी स्थिति और गति की दिशा इस दोनों को प्रदर्शित करती है, तो ये कला होती है। कला के बारे में भी हम जान रहे हैं। अब जो तरंग के बारे में नए शब्दावलियों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो है जैसे तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को कहते हैं वेव लेंथ। वेवलेंथ इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। वेवलेंथ को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे मीटर में हम लिख सकते हैं। तो तरंग दैर्ध्य की परिभाषा हम देते हैं, जैसे जब तरंगें एक पूरा दोलन करती हैं तो
एक पूरा दोलन करने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। एक जब पूरा दोलन होता है, जैसे यहाँ हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था, ये देखिए, एक पूरा दोलन ये हुआ, एक पूरा इस दोलन करने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, तरंग के संचरण की दिशा में तय की गई दूरी, ये क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य। सबसे प्रमुख परिभाषा यही है कि एक कंपन पूरा करने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, ये तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो लिख लेते हैं, एक कंपन पूरा करने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तरंगदैर्घ्य कहलाती है। एक तरह से हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पीछे पढ़े भी हैं कि दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी ये तरंगदैर्घ्य कहलाती है, या दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो इसे भी हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, दो क्रमागत श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। दो क्रमागत श्रृंग और गर्त, इनके बीच की जो दूरी होगी वो भी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत संपीड़न अथवा विरलनों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। दो क्रमागत संपीड़न और विरलनों के बीच की दूरी ये तरंगदैर्घ्य कहलाती है। अब हम अगला बिंदु इसका देखते हैं। तरंगदैर्घ्य के बाद तरंग चाल। तरंग चाल, वेव स्पीड। वेव स्पीड, जैसे हम कहते हैं कि चाल क्या होता है? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो ऐसे ही एकांक समय में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। एकांक समय में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। एकांक समय में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। या एक सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी ये तरंग की चाल कहलाती है। एकांक सेकंड या एक सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। आवृत्ति चाल तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध देख लेते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति को हम n से लिखेंगे। तरंग की चाल,
तरंग की चाल v से लिखेंगे तथा तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से लिखेंगे में संबंध। इन तीनों में क्या संबंध है? एन वी और लैम्डा, एन वी और लैम्डा में क्या संबंध होता है? तो यदि आवर्तकाल हम टी ले लें तो टी समय का मतलब हुआ कि टी समय एक आवर्त हुआ, एक आवर्त में चली गई दूरी तरंग द्वारा ये तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो टी समय में तरंग द्वारा चली गई दूरी ये क्या होती है? तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। तो एक समय में या एक सेकंड में चली गई दूरी, समय को यहाँ सेकंड भी लिख सकते हैं, एक सेकंड में चली गई दूरी, तो ये हो गया लैम्डा बाई टी। और एक सेकंड में चली गई दूरी यही तरंग का वेग है, तरंग का वेग, तरंग का ये वेग v है, तो v बराबर हो गया लैम्डा बाई टी। और हम जानते हैं कि 1/t को हम लिख सकते हैं आवृत्ति n, तो इस तरह से v बराबर क्या हो गया? n लैम्डा। तो v लैम्डा और n में ये रिलेशन होता है, v इक्वल्स टू बी n लैम्डा। हम कह सकते हैं कि चाल बराबर, ये चाल बराबर तरंग की चाल बराबर n क्या हो गया? आवृत्ति, और लैम्डा क्या हो गया? तरंग दैर्ध्य। तो इस तरह से इन तीनों में भी हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं। v इक्वल्स टू बी n लैम्डा, चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य।